हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है संजीव सर फिजिक्स। आज हम सब बात करने वाले हैं एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, इससे पहले के वीडियो को आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इस लॉ का यूज़ क्या होगा, है ना। इस लॉ का यूज़ क्या होगा ये समझने के लिए हम सबको जाना होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। जैसा कि दो ब्रांच आपको पता है, इस बात को आपको अच्छे से समझ लेना है। पहला हम सब पढ़े हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, और अभी चल रहे हैं हम सब मैग्नेटोस्टैटिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है चार्ज एट रेस्ट, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना, चार्ज एट रेस्ट। और इसी का स्टडी हम लोग कर रहे थे, चार्ज का स्टडी कर रहे थे रेस्ट में मानकर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके बाद क्या हुआ, चार्ज को मोशन में हम लोग स्टडी किए, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब उसके बाद हम सब यहां आ गए मैग्नेटिज्म में, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो इसमें हम लोग मैग्नेटोस्टैटिक्स अभी देख रहे हैं। मतलब मैग्नेटोस्टैटिक्स आप क्या समझते हैं? मैग्नेटोस्टैटिक्स का मतलब होता है मैग्नेट एट रेस्ट, है ना। मैग्नेट का स्टडी रेस्ट में, ठीक है ना। आप इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी कह सकते हैं, करंट की वजह से मैग्नेटिज्म। अब ये बताने के पीछे मेरा लॉजिक क्या है, ये बताने के पीछे लॉजिक ये है कि एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज क्यों होगा। जब हम सबको पता है बायो सेवर्ट्स लॉ हमारे पास है, तो उसमें हम सब इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम सब पढ़े थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़े थे कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ कॉन्सेप्ट देता है इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी डील करता है। दूसरा जो हम सबका लॉ था वो था गॉस लॉ। गॉस लॉ, गॉस लॉ हेल्प करता था फ्लक्स फाइंड करने में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। साथ साथ वो हेल्प करता था इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने में। मैग्नेटोस्टैटिक्स में या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो चैप्टर हम सब अभी चल रहे हैं, उसमें लॉ आपको पहला कौन मिला था मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का? बायो सेवर्ट्स लॉ, है ना, बायो सेवर्ट्स लॉ, ठीक है। बायो सेवर्ट्स लॉ क्या बताता है? ये हम सबको किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के वजह से, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डील करता है और मैग्नेटिक फील्ड निकालने में मदद करता है। लेकिन जैसा आपको पता है ये लॉ पर्याप्त नहीं है, कूलम्ब्स लॉ, तो हम सबको गॉस लॉ, एक अलग लॉ की आवश्यकता पड़ी। ठीक इसी तरह बायो सेवर्ट्स लॉ पर्याप्त नहीं है मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, सभी सिमेट्रिकल सरफेस के लिए, तो और एक नया लॉ की आवश्यकता पड़ी, है ना। यहां ये नया लॉ जो है वो क्या है? एम्पियर्स सर्किटल लॉ, ठीक है। ये भी आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करता है, ठीक है ना। ये भी आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करता है, पर कॉम्प्लेक्स फिगर के लिए भी कैलकुलेट करता है। ये क्या है? सिंपल फिगर के लिए, इस तरह के फिगर के लिए, स्ट्रेट के लिए, ठीक है, या सर्कुलर वायर के लिए करता है। लेकिन एम्पियर सर्किटल लॉ क्या करता है? एम्पियर सर्किटल लॉ किसी भी कंडक्टर के अंदर भी आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकता है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज क्या है? इसका यूज है मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना वहां जहां बायो सेवर्ट्स लॉ काम नहीं करे। एक तरह से एम्पियर सर्किटल लॉ बायो सेवर्ट्स लॉ का हेल्पर है ना, बायो सेवर्ट्स लॉ का हेल्प करता है। तो अब हम लोग टॉपिक पर आते हैं कि एम्पियर सर्किटल लॉ है क्या। एम्पियर सर्किटल लॉ समझना बहुत आसान है। एम्पियर सर्किटल में लॉ में एक टर्म आता है लाइन इंटीग्रल। उस लाइन इंटीग्रल को आपको समझना है। लाइन इंटीग्रल क्या है? तो देखिए, सिंपल इंटीग्रल क्या करता है? सिंपल इंटीग्रल
किसी भी एक टॉपिक को समझने से पहले बहुत सारा टॉपिक को समझना पड़ता है। हम सीधे एम्पियर सर्किटल लॉ में नहीं आए, कारण है क्योंकि जब तक आप उसको रिलेट नहीं करेंगे समझने में दिक्कत होती है। अब यहाँ स्टेटमेंट हम लिखा देंगे तो आपको तुरंत समझ में नहीं आएगा, उसके लिए क्या करना होगा, पहले कुछ पॉइंट को समझना होगा। तो यहाँ सिंपल इंटीग्रल हम सब जानते हैं। सिंपल इंटीग्रल का यूज होता है किसी भी लेंथ को मान लीजिए कैलकुलेट करने में, वन एक्सिस, ठीक है ना, वन डायमेंशन के लिए, वन डायमेंशन, ठीक है, वन डायमेंशनल कैलकुलेशन में यूज होता है। तो वन डायमेंशन क्या हो सकता है, स्ट्रेट लाइन। किसी भी स्ट्रेट लाइन पर किसी क्वांटिटी का फुल कैलकुलेशन करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। जैसे ये पार्ट आपको पता है dx है ना, तो पूरा पार्ट अगर आपको x निकालना हो तो आपको पता है x dx क्या करते हैं, हम लोग इंटीग्रेट करते थे, है ना। तो सिंपल इंटीग्रल जो है वो वन डायमेंशन में स्ट्रेट लाइन में यूज होता है, वन डायमेंशन या स्ट्रेट लाइन में यूज होता है। लेकिन क्या हो अगर वन डायमेंशन ना होके कुछ फिगर क्लोज हो, कुछ कर्व हो, इस तरह के फिगर में अगर हम पूरा वैल्यू निकालना चाहें, पूरा वैल्यू निकालना चाहें तो क्या ये यूज होगा, बिल्कुल नहीं, है ना। इस तरह के फिगर में अगर पूरा वैल्यू निकालना है किसी भी क्वांटिटी का तो हम सबको कॉन्सेप्ट देना होगा लाइन इंटीग्रल। सो लाइन इंटीग्रल क्या करता है, ये कर्व शेप में वैल्यू कैलकुलेट करता है। कर्व शेप जो भी फिगर होते हैं ये भी एक कर्व है ना, क्योंकि किसी भी पॉइंट को आप लेंगे तो वो एक कर्व देगा, है ना, किसी भी दो पॉइंट को। तो लाइन इंटीग्रल क्या करता है, कर्व शेप में किसी भी क्वांटिटी का वैल्यू मेजर करता है ना। तो यहां हम लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, लाइन इंटीग्रल, इसका सिंबल पहले समझ लेते हैं। ये लाइन इंटीग्रल जो देते हैं तो क्लोज अगर कर्व है तो ये क्लोज के लिए ऐसा सिंबल लगाया जाता है ना। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं तो बी लगाएंगे, बी के साथ स्मॉल एलिमेंट लगाएंगे, ठीक है, ये वेक्टर हो सकता है, ठीक है। तो लाइन इंटीग्रल। दूसरा, अगर सरफेस इंटीग्रल होता टू डायमेंशन में तो ये 2 लगता, और वॉल्यूम होता तो 3 टाइम्स इंटीग्रेशन करते, ठीक है। तो ये ना तो एक्स एक्सिस है ना वाई एक्सिस है, ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। कर्व किसी भी एक पॉइंट पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कर्व के सेंस में आपको कैलकुलेशन करने के लिए, फिजिकल क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए लाइन इंटीग्रल, है ना। अब ये लाइन इंटीग्रल का यूज क्या है, इसको हम लोग देखेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ में। अब हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ पर आते हैं, ठीक है। ऐसा इसीलिए है यहाँ क्योंकि यहाँ किसी भी कंडक्टर के चारों ओर जब किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का शेप कैसा रहता है, उस मैग्नेटिक फील्ड का शेप तो सर्कुलर होता है। किसी भी कंडक्टर में कोई करंट फ्लो करता है तो उसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है ना, वो सर्कुलर है और ये भी एक कर्व है। तो छोटा सा अगर एलिमेंट डीएल हम सबको पता है तो पूरा मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, बी डीएल कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है ना। तो बी डीएल से हम सबको मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। कैसे मिलेगा आगे हम लोग देखते हैं। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी current carrying conductor in free space is equal to mu naught times, mu naught आपको क्या है ये पता है ना, टोटल करंट मान लीजिए आई है पासिंग थ्रू इट। अब इसको डिफाइन तो कर दिए है ना, मैथमेटिकल फॉर्मूला आपको इस तरह से लिखना होगा, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, लाइन इंटीग्रल, और ये सरफेस होता तो ds लिखते, वॉल्यूम होता तो dv लिखते, ठीक है, नियम यही है।
किसके बराबर होगा? परमिएबिलिटी टाइम्स टोटल करंट। ठीक है, तो इसको हम सबको प्रूव भी करना पड़ता है, इसको प्रूव करना पड़ता है। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? इसको प्रूव करना बहुत आसान है। एक कंडक्टर हम सब कंसीडर करेंगे जिस पर I करंट फ्लो कर रहा है, और मान लीजिए एट ए डिस्टेंस R हम सबको पॉइंट P है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे? इसके चारों ओर एक एम्पीरियन लूप बना देंगे, एक लूप बनाएंगे, ठीक है, जिसका नाम रहेगा एम्पीरियन लूप या एम्पियर लूप। ठीक है ना, ये एक वर्चुअल लूप है। ठीक है, यानी इस पॉइंट पर जब हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो वो यहां 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 सभी जगह इक्वल ही होगा, लेकिन टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये रेडियस R है इस पॉइंट पर। ठीक है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का नियम बहुत ही सिंपल है, राइट हैंड थंब रूल है ना। ये करंट का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, तो यहाँ पर तो टेंजेंशियल हो जाएगा, सभी पॉइंट पर टेंजेंशियल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड, है ना, सभी पॉइंट पर टेंजेंशियल होते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल है। साथ में हम लोग क्या करेंगे? एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे dl। ठीक है, स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे dl। तो dl को जब वेक्टर हम लोग बोलेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया? dl तो है, dl में डायरेक्शन भी है, तो डायरेक्शन किसका है? तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का हो जाएगा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, b डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एक तरह से वेक्टर बन जाएगा, और दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? तो बहुत सिंपल है, इसको ऐसे समझिए, थोड़ा जूम करके इसको समझना है। ये है मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल, है ना, और ये है dl, तो दोनों का डायरेक्शन तो एक ही है। तो एंगल क्या हो गया? एंगल बिटवीन B एंड dl, क्योंकि दोनों पैरेलल हो गए, पैरेलल के लिए एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। ठीक है ना, तो इस लॉ से हम सब लेकर चलेंगे, LHS लेके चलेंगे, हम सबको लाना है RHS, राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड लाना है। तो क्या करेंगे? क्लोज सरफेस B dl क्लोज इंटीग्रल, है ना, ये क्या है? क्लोज सरफेस नहीं, क्लोज इंटीग्रल है, ये क्लोज इंटीग्रल है। ये सिंबल किसका है? क्लोज्ड इंटीग्रल। क्लोज इंटीग्रल किसी क्लोज फिगर को बताता है, तो यहाँ ये सर्कल जो है वो क्लोज फिगर है। ठीक है ना, सर्कल जो है वो क्लोज फिगर है। तो बी डी एल लेके चलेंगे, LHS लेके चलेंगे, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? जब इसको लेके चलेंगे तो बी डी एल को हम सब क्या लिख सकते थे? बी डी एल को क्या लिख सकते थे? डॉट में है ना, दोनों डॉट में है। बी डी एल कॉस थीटा, और थीटा क्या है? बी और डी एल के बीच में एंगल। यहाँ एंगल कितना दिया हुआ है? एंगल 0 डिग्री। तो इसको क्या करना है? इसको करना है कोस 0, बी डी एल कोस 0 डिग्री। पता है कोस 0 डिग्री होता है 1। सो ये मिल गया बी डी एल, है ना। अब आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट होता है, क्योंकि इसमें क्या है, डायरेक्शन तो अब रहा नहीं, अब तो मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का हर पॉइंट में बदल रहा है टेंजेंशियली, है ना, हर पॉइंट में बदल रहा है टेंजेंशियली, हर पॉइंट में बदल रहा है। लेकिन क्योंकि अब आपके पास डायरेक्शन रहा नहीं, तो क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड सभी जगह कांस्टेंट हो जाएगा, है ना, किसी खास डिस्टेंस पर। कौन सा डिस्टेंस? यहाँ आर लिया गया है, ठीक है। डायरेक्शन रहा नहीं अब, तो ये बाहर हो जाएगा कांस्टेंट, है ना, और बचेगा डीएल। जब आप डीएल को इंटीग्रेट करेंगे, यहां इसको ऐसे समझिए, है ना, डीएल, ठीक है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएल। तो स्मॉल एलिमेंट डीएल है। आपको पता है अगर डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? डीएक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है एक्स, तो डीएल का क्या हो जाएगा? एल। अब ये एल कितना होगा? ये पूरा एल हो जाएगा, है ना, सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा? ये 2 पाई आर, 2 पाई आर, ठीक है। तो यहां लगा देना है b इंटू, ये इसके जगह में क्या हो जाएगा? 2 पाई आर, ठीक है। अब b का वैल्यू क्या होता है वो आपको याद करना है पिछले डेरिवेशन में। स्ट्रेट कंडक्टर के लिए b का वैल्यू कितना हुआ करता था? स्ट्रेट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू
टू स्ट्रेट कंडक्टर। पिछला डेरिवेशन जो किया गया था स्ट्रेट कंडक्टर बायो-सेवर्ट्स लॉ से, है ना, क्या होता है, B इज इक्वल्स टू म्यू नोट बाय 4 पाई 2I बाय रेडियस। तो रेडियस यहाँ R लिया गया है, ठीक है। तो B का वैल्यू यहाँ हम लोग पुट कर देंगे, है ना, इसको थोड़ा B इंटू 2 पाई R। B का वैल्यू यहाँ हम लोग पुट कर देंगे। B का कितना वैल्यू है, म्यू नोट बाय 4 पाई, ठीक है, 2I बाय R, और यहाँ है 2 पाई R, ठीक है। तो ये 2 पाई और 2 4 पाई हो गया, ठीक है, R कैंसिल हो गया, आपके पास बचा म्यू नोट I। तो यहाँ हम सबको राइट हैंड साइड मिल चुका है ना। अब आपको क्या मिल गया, LHS क्या था, B डॉट DL, और RHS मिल गया हम सबको म्यू नोट I। इस तरह से हम सब इसको प्रूव कर चुके हैं। किसके हेल्प से प्रूव किए हैं, यहाँ जो यूज़ हुआ है वो कौन सा लॉ है, यहाँ यूज़ हुआ है बायो-सेवर्ट्स लॉ, है ना। बायो-सेवर्ट्स लॉ का जो डेरिवेशन है ये कौन से लॉ से आया है, ये आया है आपका बायो-सेवर्ट्स लॉ, ठीक है। अब एम्पियर सर्किटल लॉ का कुछ एप्लीकेशन देखेंगे तो और क्लियर होगा क्यों इसको हम सब और एक हेल्पर की तरह देख रहे हैं, बायो-सेवर्ट्स लॉ का, है ना, उसकी तरह देख रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री की तरह देख रहे हैं, वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। यहाँ जो क्लोज फिगर लिया गया है इसी के बारे में डील करता है लाइन इंटीग्रल, है ना, इसी के बारे में डील करता है लाइन इंटीग्रल। यहाँ करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है, आपको पता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये टोटल करंट यहाँ आई है ना। तो अगर 2 कंडक्टर होता तब इसके लिए क्या करते हैं, अगर 2 कंडक्टर होता वो स्पेशल केस में आता है, उसके लिए एक को प्लस एक को माइनस लेते हैं, है ना। तो उसके लिए राइट हैंड जो थंब रूल है वो 2 है, राइट हैंड थंब रूल 2 है, वो भी हम लोग देखेंगे। एक राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है, और एक राइट हैंड थंब रूल करंट बताता है, ठीक है। दोनों थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको भी समझ लेना। अब इसका एप्लीकेशन हम सब देख लेते हैं। अब हम सब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, है ना। तो इसका एप्लीकेशन जो है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए किसी भी इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। सो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इनफाइनाइट long current carrying conductor, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है जो एक इनफाइनाइट वायर है ना, इनफाइनाइट इस तरह से हम सब बना सकते हैं, इनफाइनाइट है ना, इस पर करंट फ्लो कर रहा है, मान लीजिए I। तो किसी पॉइंट पर आपको कैलकुलेट करना है, किसी भी पॉइंट पर। तो जो वायर होते हैं वो आपको पता है कौन से शेप के होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं, ठीक है। तो वायर का अपना भी रेडियस होता है, तो अपना रेडियस उसका क्या है, अपना रेडियस कंसीडर कर लेते हैं R है, ठीक है। और इस सेंटर से किसी खास दूरी या कोई पॉइंट हम सब कंसीडर कर लेते हैं P, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है उसके चारों ओर हम लोग एम्पीरियन लूप लेते हैं, एक वर्चुअल लूप लेते हैं, मतलब उसके चारों ओर कहीं भी उसी रेडियस में मैग्नेटिक फील्ड इक्वल होगा, है ना। तो पहला हम लोग कंसीडर करते हैं यहां व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड द वायर, पॉइंट इज आउटसाइड, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी है ना, आउटसाइड द वायर, वायर के बाहर कहीं पर पॉइंट है, तो ये पॉइंट वायर के बाहर है और ये डिस्टेंस r है ना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, r इज ग्रेटर देन r, ये जो लेंथ है r है रेडियस, वो इस r से काफी बड़ा है, पहला कंडीशन।
तो बियर सर्कुलर लॉ में क्या हम सब ने डेफिनेशन देखा था, वो था क्लोज इंटीग्रल बी डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। ठीक है, तो यहाँ हम सबको कैलकुलेट करना है बी डी एल। अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फिर से आपको पता है टेंजेंशियल होता है, और इसी पॉइंट पर आप कंसिडर कर लेंगे एक डीएल एलिमेंट। ठीक है, और फिर से आपको बताया गया कि बी एंड डीएल के बीच में एंगल कितना होगा, बी एंड डीएल के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, है ना। एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो फिर से इसको लेके चलेंगे हम लोग। अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी डी एल कोस 0। ठीक है, सो बी बाहर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि कांस्टेंट होगा, और ये बच जाएगा डीएल। ठीक है, म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई। सो बी और डीएल क्या हो जाएगा, तभी आपको बताया गया, डीएल हो जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर म्यू नॉट आई। ठीक है, 2 पाई आर म्यू नॉट आई। तो यहां पर आपको मिल गया बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 2 पाई आई बाय आर। ठीक है, ये आपको जाना पहचाना सा लग रहा होगा, अभी कुछ देर पहले ये एक्सप्रेशन लिखा गया था लेकिन वो आपको कोरिलेट नहीं कर पाए। ये कुछ ऐसा है, म्यू नॉट बाय 4 पाई अगर हम लिखना चाहें तो ऊपर भी देना पड़ेगा 2, है ना, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों सेम ही है, ये 4 पाई के सेंस में लिखा गया है। म्यू नॉट क्या है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, है ना। एप्सिलॉन नॉट क्या होता था, परमिटिविटी होता था। ठीक है, तो ये दोनों एक ही है। ठीक है, तो ये जो तभी हम लोग यूज़ किए थे वही एक्सप्रेशन है जो किसी भी स्ट्रेट वायर इनफाइनाइट लेंथ का वायर जो है उसके चारों मैग्नेटिक फील्ड किसी खास डिस्टेंस पर होगा। ठीक है, ये पहला केस हो गया। दूसरा हम सब देखेंगे कि जब पॉइंट सरफेस पर हो तब क्या करेंगे। व्हेन पॉइंट, दूसरा लेकर चलते हैं बी, व्हेन पॉइंट इज ऑन द सरफेस, पॉइंट इज on the surface, on the surface of wire, है ना, surface of wire। तो surface of wire के लिए R क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा R और R इक्वल हो जाएंगे, यही पॉइंट को ले आना है यहां पर। ठीक है, तब आपका ये जो डेरिवेशन है छोटा सा बदलेगा, बस R के जगह में R कर देना है, इस R की जगह में कैपिटल R भर देना है। तो क्या हो जाएगा, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 2 पाई, या तो I बाय R लिखें। सबसे आसान होता है इस फॉर्मेट को याद करना क्योंकि म्यू नॉट बाय 4 पाई आपको पहले से याद रहता है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I बाय R, क्योंकि ये हम सब बायो सेवर्ट्स लॉ से याद किए हुए हैं म्यू नॉट बाय 4 पाई के सेंस में, तो ये आसान भी होता है याद करना, इसमें कन्फ्यूजन नहीं। ये पार्ट तो कांस्टेंट हो गया म्यू नॉट बाय 4 पाई, है ना, इधर बस चेंज करते जाना है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। इसके लिए फिगर कैसा बनता, फिगर बहुत आसान है, उसी पॉइंट को हम सब क्या कर देते हैं। अब इस वायर को जब आप ऐसे देख रहे हैं, इस वायर को अगर ये कंडक्टर है इसको ऐसे देख रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे देख रहे हैं, इसको आप ऐसे देखेंगे तो फिगर कैसे बन जाएगा, फिगर आपका बन जाएगा ऐसे। ये हो गया सेंटर, सेंटर से ये डिस्टेंस हो गया R, और ये जो पॉइंट है वो पॉइंट फिर से दूर से घटकर यहाँ पर था पॉइंट P, है ना, वो घटकर यहाँ आ गया, फिर से वही चीज़ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। और ये इसका एलिमेंट DL आप कंसिडर कर सकते थे, एम्पीरियन लूप इसी में आ जाता, ठीक है ना, इसी वायर में आ जाएगा एम्पीरियन लूप, ठीक है, वायर के अराउंड ही। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन। अब क्या करना है, तीसरा केस लेना है, ठीक है, थर्ड केस लेना है, व्हेन द पॉइंट इज इनसाइड द वायर। थर्ड पॉइंट लेना है, तीसरा पॉइंट, थर्ड केस, व्हेन, और या फिर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वायर, सिंपल होगा, इनसाइड द वायर, इनसाइड द वायर, वायर के अंदर। वायर के अंदर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वायर के अंदर कैलकुलेट करने के लिए उसी फिगर को फिर से बनाया जा रहा है, ठीक है ना। ये है वायर का क्रॉस सेक्शन व्यू, मतलब ये अगर वायर है तो इसको आप ऐसे देख रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे देख रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है वो तो डिस्टेंस क्या है, वायर का रेडियस है,
ठीक है, वायर का रेडियस। हम चाहते हैं कि वायर के अंदर ये जो पॉइंट है वो घट के वायर के अंदर चला आया, कहाँ पर आ गया पॉइंट पी यहाँ, ठीक है, ये आर हो गया। तो इसके अराउंड एम्पीरियन लूप आप बनाएंगे इसके अराउंड, ठीक है, इसके अराउंड जो एम्पीरियन लूप बनाएंगे, ठीक है, जिसका रेडियस आर है। तो यहाँ क्या करना होगा, यहाँ दो तरह का प्रॉब्लम आपको हो गया है ना। यहाँ करंट भी बदल जाएगा क्योंकि करंट ओवरऑल पूरे कंडक्टर में फ्लो करता है, पूरे कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये ऊपर से आप देख रहे हैं पूरे कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसको आप समझते हैं तो वायर को ऐसे समझते हैं, ठीक है, ऐसे व्यू है, इस व्यू पे आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम सबको निकालना है क्या हो जाएगा, जैसे कि अभी सबसे पहले हम लोगों को लिखा गया था फॉर्मूला, है ना। फॉर्मूला क्या लिखा गया था, b 2 पाई r इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। इस पर आई आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इस एम्पीरियन लूप के अंदर, इस एम्पीरियन लूप के अंदर कितना करंट जा रहा है। तो कितना करंट जा रहा है ये पता करने के लिए आपको करना पड़ेगा छोटा सा काम, वो करना पड़ेगा आई इंटू छोटे वाले का एरिया पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय बड़े वाले का एरिया पाई आर स्क्वायर, है ना। मतलब इस पूरे पार्ट में से इतना में करंट जा रहा है, कितना करंट जाएगा तो उसको डिवाइड कर देंगे, है ना। ये पूरा वाला पार्ट हो गया, ये पूरा वाला पार्ट हो गया, ये पूरा वाला पार्ट हो गया, ठीक है, ये पूरा वाला पार्ट हो गया, उसके अंदर ये वाला पार्ट में एम्पीरियन लूप में कितना करंट है। तो ये आपको निकलेगा ऐसे, है ना, छोटा वाला एरिया डिवाइड बाय बड़ा वाला एरिया। तो आई को आप यहाँ भर देंगे, बी क्या हो जाएगा, बी 2 पाई आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई की जगह में ये आप एक्सप्रेशन लिखेंगे आई पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पाई कैंसिल हो जाएगा और मिल जाएगा आई आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बी क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते थे 1/2 पाई आर, और ये क्या था आई आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर। तो ये एक आर कैंसिल होगा और आपको क्या मिल जाएगा, फिर से मैग्नेटिक फील्ड बी मिल जाएगा। यहाँ म्यू नॉट छूट गया, सॉरी म्यू नॉट छूट गया, म्यू नॉट, ये म्यू नॉट यहाँ आएगा, ये म्यू नॉट और ये हो गया 2 पाई और यहाँ है आई आर और ये आर, ठीक है। तो ये हो गया एक्सप्रेशन कंडक्टर के अंदर। अब आपको देखना है इसको एक ग्राफ की तरह। ग्राफ में आपको समझना है कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, यानी सेंटर से, ठीक है, सेंटर से, सेंटर में सबसे जीरो हो जाएगा आपका, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के सेंटर में क्या हो जाएगा, इसको ऐसे समझे, सेंटर में जीरो हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा और यहाँ पर मैक्सिमम मिलेगा, मैक्सिमम, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, क्योंकि पहला एक्सप्रेशन में पहला जो हम लोग कैलकुलेट किए थे इसके लिए वो मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको ग्राफ के थ्रू आप समझ सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और ये डिस्टेंस r, ठीक है। तो r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0 से r का वैल्यू कभी ये r हो गया और r इक्वल्स टू r हो जाएगा, ये 2r हो सकता है, इस तरह से आगे बढ़ेगा, है ना। तो सबसे पहले 0 पर, सेंटर पर 0 होगा, उसके बाद डायरेक्टली बढ़ेगा, ये b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा आपको, कहाँ पर, r इक्वल्स टू r। कितना वैल्यू मिला था, r इक्वल्स टू r, तो यहाँ से आपको वो वैल्यू मिल जाएगा। कौन सा वैल्यू मिला था, r इक्वल्स टू r करने पर उसको आप लिख लेना है। और उसके बाद क्या होता है, घटता है, तो b इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r, ठीक है। तो सेंटर, कंडक्टर के सेंटर से 0 होता है, उसके बाद बढ़ता है और सरफेस पर मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम यानी r इक्वल्स टू r का एक्सप्रेशन आ जाएगा, उसके बाद ये घटेगा, घटेगा, ठीक है, और घट के इनफाइनाइट डिस्टेंस पर वो 0 हो जाएगा। तो आई होप कि एम्पियर सर्किटल लॉ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।